Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए थे कि सर इस यूनिट के MCQs आप अपने चैनल पे अपलोड कर दें। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने इस यूनिट के MCQs बनाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट और थर्ड पार्ट के MCQs के वीडियोस ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के वीडियो लेक्चर और MCQs के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकेंड पार्ट के MCQs को। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट MCQs हमारे पास है कि डिडक्टिव रीजनिंग गोज फ्रॉम, कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, डेटा टू कंक्लूजन जाते हैं, या इन ऊपर किसी भी ऑप्शन में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो इस MCQs पे अगर आप लोग सोच ले कि डिडक्टिव रीजनिंग में मूवमेंट किस तरफ होती है, तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट MCQs है इंतहाई सिंपल, आप लोगों ने वाइटल साइन FON फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी हैं कि विच वाइटल साइन इज एबनॉर्मल। टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट 116, रिस्पायरेटरी रेट 18, ब्लड प्रेशर 110/70। अब इसमें कौन सा वाइटल साइन आपके पास एबनॉर्मल है? अब 2 वाइटल साइन इसमें एबनॉर्मल है, लेकिन जो जितना ज्यादा एबनॉर्मल होगा आपने वही ऑप्शन इसमें लिखना है। इसमें लॉजिक ये है, अब यहाँ पे बीपी जो है ये थोड़ा कम है क्योंकि नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन 10 का फर्क है। यहाँ पे हार्ट रेट 116 है, वो ज्यादा आपके पास इंक्रीज है। नॉर्मल हार्ट रेट 100 तक होता है, अगर 110 होता तो इसके ऑप्शन ये 2 आते, लेकिन चूंकि हार्ट रेट आपके पास 16 रेस हैं, तो इसमें अगर हम एबनॉर्मल वाइटल साइन की बात करें तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, कि हार्ट रेट आपके पास एबनॉर्मल है, टेकिकार्डिया है, नॉर्मल से ज्यादा है। नेक्स्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए। आपके पास इस तरह के MCQs आएंगे जिससे आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल होते हैं, सिंपल कैलकुलेशन होती है कि 60 किलोग्राम पेशेंट इज टू गेट 1.5 मिलीग्राम पर kg ऑफ अ ड्रग, कैलकुलेट डोज। एक मरीज को पर किलोग्राम 1.5 मिलीग्राम दवाई मिलनी है। अब उसका वजन 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम के मरीज को आप कितनी दवाई दोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर 1 kg के लिए 1.5 है तो 60 के लिए कितना होगा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर कैलकुलेटर है तो सही है, कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने ऊपर डेसिमल को खत्म करना है, उसकी जगह 1, उसके बाद जितने हिंस है उसकी जगह 0, तो 5 की जगह 0 आया, तो ये 0 0 को मैं यहाँ पे काट देता हूँ। 15 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा? ए ऑप्शन 90 मिलीग्राम। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए 90 मिलीग्राम। और आप लोगों ने क्या करना है? उस पेशेंट को 90 मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन एक टाइम पे देनी है। तो ये सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन इस तरह के MCQs आएंगे, और आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उस टाइम पर आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत ही महसूस ना हो। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट MCQs हमारे पास हैं कि a post of patient temperature rose from 98.6 degree Fahrenheit to 101 degree Fahrenheit in 8 hours. What should the nurse suspect? कि अगर एक पेशेंट है
उसका टेम्परेचर 98 से बढ़ के 101.2 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। अब नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकती है? इस पेशेंट को हाइपोथर्मिया हुआ है, ये पेशेंट पेन में है, ये पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया या इसके बॉडी में इन्फेक्शन है, या ये पेशेंट डिहाइड्रेट हुआ है। तो इस पे आप लोग सोच लें कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन में टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होगा उस पेशेंट का, तो ये हाई टेम्परेचर इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। ये आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि इफ 50 ml इज गिवन इन 30 मिनट व्हाट इज द हार्ली रेट। अगर एक मरीज को हमने 50 ml ऑफ फ्लूइड 30 मिनट में देना है तो 1 घंटे में कितना देंगे? तो ये तो सिंपल सी एमसीक्यूज है, इसमें तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 30 मिनट में 50 ml देना है तो 1 घंटे में हम इसको डबल करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हम 100 ml उस पेशेंट को देंगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन 100 ml। नेक्स्ट हमारे पास फिर एमसीक्यूज है रीजनिंग का कि अ पेशेंट विद 91% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रिस्पिरेटरी रेट इज 28 इज शोइंग व्हाट। एक पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, रिस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल 18 तक होता है या 20 तक। तो ये क्या शो करता है? आया पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है, पेशेंट टेकिपनिया और हाइपोक्सिया में जा रहा है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, या पेशेंट हाइपरवोलीमिया में है, उसके बॉडी का फ्लूइड बढ़ गया है। तो इस पे आप लोग सोच ले। असल में ये क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग जो पोर्शन है इस यूनिट का, तो ये वहां से लिए गए हैं। तो यहां हमारे पास जो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है वो है टेकिपनिया एंड हाइपोक्सिया। रिस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ गया, इसको टेकिपनिया कहते हैं, ऑक्सीजन उसका कम हो गया, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल आपका 90 से अबव, तो अब ये लोअर बॉर्डर पे है, 91 है तो 90 के करीब है, मतलब इसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। तो ये क्या है? ये पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है, तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन के साथ उसकी पीरियड टेकिपनिया वगैरह कम हो जाएगी। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, टेकिपनिया एंड हाइपोक्सिया। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि अ पेशेंट यूरिन आउटपुट ड्रॉप फ्रॉम 50 to 10 ml पर हार, व्हाट शुड नर्स सस्पेक्ट। एक पेशेंट है, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल 50 ml पर हार होता था, लेकिन वो कम हो गया और 1 घंटे में उसका यूरिन आउटपुट 10 ml हो गया है। अब ये नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकती है कि इस पेशेंट को क्या मसला हो सकता है? आया ये किडनी फेलियर या शॉक में है, आया ये हाइपरवोलीमिया में है, आया ये इन्फेक्शन इसको हो चुका है, या इस पेशेंट सिंपल डिहाइड्रेशन शो कर रहा है कि वो डिहाइड्रेट है, उसके बॉडी में वाटर नहीं है, इस वजह से उसका आउटपुट नहीं आ रहा। तो इस एमसीक्यूज पे आप लोग ज़रा अपना दिमाग लड़ा दें कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास जो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? किडनी फेल्यूर और शॉक। क्यों? क्योंकि जब किडनी फेल होती है, परफ्यूजन आपके पास सही नहीं होता, फिल्ट्रेशन सही नहीं होता, आउटपुट आपके पास कम आता है। हाइपरवोलीमिया में आपका फ्लूइड कम, मतलब फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो यूरिन आउटपुट कम नहीं होगा। इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन में क्या होगा? किडनी फेल होगी तब मसला बनेगा, तो वही ए ऑप्शन पे आता है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन जो है वो इतनी सीवियर नहीं होती कि आपका आउटपुट इतना ज़्यादा कम हो, और अगर ज़्यादा कम भी हो तो डिहाइड्रेशन में अल्टरनेटली क्या होता है? किडनी फेल हो जाती है, तब आपके पास आउटपुट कम होता है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है ए ऑप्शन, किडनी फेल्यूर और शॉक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच इज अ स्किल। हमने पढ़ा था ना इस यूनिट में कि लॉजिक, स्किल्स वगैरह ये डिफिनीशंस पढ़े थे। तो स्किल क्या है? डिसाइडिंग अ डोज, डोज को डिसाइड करना, तो ये क्वांटिटेटिव
रीजनिंग में आता है। इंटरप्रेटिंग ट्रेंड्स, ये भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आते हैं। डिबेटिंग, किसी के साथ डिबेट करना, ये भी रीजनिंग में आता है। गिविंग आईएम इंजेक्शन, ये स्किल्स में आता है। आईएम इंजेक्शन हर कोई नहीं लगा सकता, जिसके पास स्किल्स होंगे वो लगा सकेगा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? गिविंग आईएम इंजेक्शन। तो आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि स्किल्स में आपके पास वही प्रैक्टिकल स्किल्स आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग इन्वॉल्व। नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, ब्लाइंडली हम किसी चीज़ पे को फॉलो करते हैं, या किसी चीज़ को हम मेमोराइज करते हैं, या किसी चीज़ का फिजिकल फिटनेस देखते हैं, या एनालिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की। तो क्रिटिकल थिंकिंग, जब आपके पास बात आ गई क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन को एनालिटिकली इवॉल्व करते हो, उसको एनालिटिकली देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, एनालिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तभी आप इस चीज पे क्रिटिकली थिंक कर रहे हो। A nurse give 0.5 gram drug to a patient needing 500 milligram. Was it correct? एक मरीज है, उसको 0.5 ग्राम ऑफ मेडिसिन देनी थी। नर्स ने 500 मिलीग्राम मेडिसिन दी। आया उसने गलत डोज दिया, कम दिया, ज्यादा दिया? अगर उसने सही दिया ये ऑप्शन, गलत दिया बी ऑप्शन, उसने आधा डोज दिया या उसने दुगना डोज दिया, तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, यस, कि उसने सही डोज दिया। क्यों? क्योंकि 0.5 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 500 मिलीग्राम बनता है, क्योंकि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है, तो आधा ग्राम 500 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो ये दोनों सेम डोज हैं, सेम चीजें हैं दोनों, सही है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन, यस। कन्वर्जन जो है उसका भी वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज इंतहाई सिंपल, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है कि विच वैल्यू शो टेकिपनिया इन एन एडल्ट। एडल्ट में टेकिपनिया किसे कहते हैं? जब रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा हो। तो ए ऑप्शन 10, 16, 20, 28, तो कौन सा टेकिपनिया को शो करता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, के टेकिपनिया जब आपके पास रिस्पायरेटरी रेट 20 से ज्यादा हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या काम है? तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किसी क्वांटिटी को इंटरप्रेट करना, उससे कंक्लूजन निकालना, इस ही को तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन। डिडक्टिव रीजनिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन, ऑल पेशेंट नीड्स फ्लूइड, मिस्टर ए इज अ पेशेंट सो ही नीड फ्लूइड। तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हो। सेकंड ऑप्शन, 3 पेशेंट इंप्रूव्ड सो ऑल विल, कि 3 मरीज अगर इंप्रूव हो गए तो सारे इंप्रूव होंगे। अब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हो। मे बी इट्स निमोनिया, या अगर आप किसी को सस्पेक्टेड वो स्टेटमेंट दे रहे हो, इट कुड बी इन्फेक्शन, या आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रहे हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप लोग सोच लें। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, कि हम जनरल कंडीशन की तरह से एक स्पेसिफिक केस या पेशेंट की तरफ जाते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ नर्स नीड 1 नर्स पर 4 पेशेंट। सॉरी, नर्स नहीं, हॉस्पिटल नीड्स। एक अस्पताल को 4 मरीजों के लिए 1 नर्स चाहिए। अगर 36 पेशेंट हो जाए तो कितने नर्सिस पर शिफ्ट आपके पास जरूरत है? ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 10। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास
4 पेशेंट के लिए 1 नर्स हैं, तो 36 पेशेंट के लिए कितने नर्स होंगे? x। तो इसकी हम सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 9 नर्सिस, कि 4 मरीजों के लिए 1 नर्स चाहिए थी। अगर आप पेशेंट 36 ले जाएं तो आपके पास 9 नर्सिस की ज़रूरत होगी एट अ टाइम उन पेशेंट को केयर करने के लिए। हमारे पास है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन। इंडक्टिव रीजनिंग का कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है? मिस्टर ए हैज़ निमोनिया, बी ऑप्शन 3 एस्थमेटिक इम्प्रूव्ड आफ्टर नेबुलाइजेशन, सो नेबुलाइजेशन हेल्प्स, सी ऑप्शन ऑल पेशेंट्स नीड ऑक्सीजन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन केवर एस्थमा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इंडक्शन के एग्जाम्पल है? आप लोग इस पे सोच लें। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, कि 3 एस्थमेटिक इम्प्रूव्ड आफ्टर नेबुलाइजेशन, सो नेबुलाइजेशन हेल्प। क्यों? क्योंकि आप जनरल रूल्स से केसेस की तरफ जाते हैं, ये इंडक्शन है हमारे पास। तो इसको आप लोगों ने कि बिल्ड जनरल सॉरी आप स्पेसिफिक से जनरल रूल बनाते हो, केसेस से जनरल रूल बिल्ड करते हो। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, के 3 एस्थमेटिक इम्प्रूव्ड आफ्टर नेबुलाइजेशन। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास MCQs है कि इंडक्शन लीड्स टू कंक्लूजन, कि इंडक्शन में आप कंक्लूजन की तरफ जाते हो। तो क्या आपके पास ऑलवेज ट्रू सर्टेनिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, फॉल है, या इम्पॉसिबल है आपके लिए कंक्लूजन की तरफ जाना? तो ये स्लाइड से लिया गया MCQs है, इस पे आप लोग सोच ले और याद कर लें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इंडक्शन जो है ये प्रोबेबिलिटी बेस होता है, कि जितने प्रीमिसेस किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी देते हैं तो हम कंक्लूजन उस ही को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अदर रीजनिंग की टाइप है कि मॉरल रीजनिंग डिसाइड व्हाट। मॉरल रीजनिंग की जब हम बात करें तो वो क्या डिसाइड करता है? आया वो लॉजिक बेस होता है, आया वो ट्रूथ बेस होता है, राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करता है, या वो मैथमेटिकल रूल्स वगैरह पे वो करता है, डिपेंड करता है? तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, राइट और रॉन्ग, कि जब आप गलत को सही से या सही को गलत से डिफरेंशिएट करते हैं, ये आप मॉरल रीजनिंग कर रहे हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग मीन, ये रीजनिंग की एक और टाइप है। एनालिटिकल रीजनिंग से क्या मतलब? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मेमोराइजिंग फार्मूलाज, गिविंग इंजेक्शंस और रिकॉर्डिंग वाइटल्स। तो एनालिटिकल रीजनिंग से क्या मुराद है? तो जब भी एनालिसिस की बात आएगी उसका मतलब ये होगा उस चीज़ को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें और हर पार्ट को आपने गौर से एसेस करना है, देखना है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड लास्ट MCQs हमारे पास है इस वीडियो का कि अ की स्किल इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में की स्किल्स कौन से हैं? आया म्यूजिकल एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ड्राइंग किसी पिक्चर वगैरह या ग्राफ को आप अच्छे से ड्रा कर सको, साइनिंग किसी चीज़ में आप प्रॉपर साइन कर सको, उनमें साइन को आप क्या करो, आप डिनोट कर सको शेप स्ट्रक्चर्स वगैरह को, या न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स डील करना, फार्मूलाज, कैलकुलेशन, ये चीज़ें। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग चूंकि क्वांटिटी से निकला है इसलिए न्यूमेरिकल स्किल्स आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास होने चाहिए। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। और लास्ट MCQs है कि फर्स्ट स्टेप इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस इज। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या है? इवैल्यूएट करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कैलकुलेट और कम्युनिकेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है?
आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम का पता होगा तब आप उस पर रीजनिंग कर सकोगे। तो ये सेकंड पार्ट था एमसीक्यूज का। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।